Good morning to all of you once again for accountancy class. And our chapter number 3, that was accounting principles, was in progress. And yesterday we have made the discussion on different type of the accounting principles. And in this series, we have discussed the going concern concept. Going concern concept का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट उसी के ही जो है वो बनते हैं उस बिज़नेस के जो कि आपका लगातार चलता रहता है। अगर आपका लगातार चलने वाला बिज़नेस नहीं है तो उसके अकाउंट प्रिपेयर नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये करते हैं कि मान लो डेप्रिसिएशन काटते हैं तो डेप्रिसिएशन तो कई सालों तक कटता है, ना कि एक साल के लिए। तो इसलिए अगर आप डेप्रिसिएशन काटेंगे तो अगर बिज़नेस कंटिन्यू चल रहा तो डेप्रिसिएशन कटेगा, अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल रहा है तो डेप्रिसिएशन कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो आपका जो है वो डेप्रिसिएशन तभी कटेगा जब कई सालों तक बिजनेस चलता है। अगर आपका बिजनेस जो है कुछ महीनों कुछ दिनों के लिए चला तो उसमें अकाउंट आपके नहीं बन सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट आपकी नहीं बन सकती है। नेक्स्ट आपके पास था कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए मैनर दैट एवरी ईयर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट शुड बी द सेम, मीन देयर शुड बी नो चेंज इन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट। अब इसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन का अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपका डेप्रिसिएशन काटना है किसी बिल्डिंग पे। मान लो उस बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है और हम उसकी 10 ईयर्स उसकी एज मानते हैं तो 10,000 हर साल आपका डेप्रिसिएशन कटता है। पर अगर मान लो कि उसमें अपनी ये तो फिक्स्ड मेथड हो गया, अगर रिड्यूसिंग मेथड हो तो उसका हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। तो उसमें दोनों मेथड में यूज़ करें तो उसमें जो रिड्यूसिंग मेथड है उसमें आपका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो अगर एक साल हमने फिक्स्ड मेथड यूज़ कर लिया, अगले साल हमने डिमिनिशिंग मेथड यूज़ कर लिया, तो इस प्रकार से आपके अकाउंट की कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो इसलिए आप जो है कंसिस्टेंसी को भी ध्यान में अपने रखना चाहिए कि आपका जो वैल्यूएशन है आपके चाहे एसेट का है, चाहे लायबिलिटीज का है, चाहे डेप्रिसिएशन का कुछ भी है, वो एक जैसा सेम रहना चाहिए। कहने वाली ये तभी कंसिस्टेंसी होगा। कंसिस्टेंसी मतलब एक रूपता होना। और नेक्स्ट आपका था एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि रिकॉर्डिंग शुड बी मेड ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट मे बी द आउटस्टैंडिंग और रेवेन्यू और एक्सपेंस दैट में प्रीपेड एक्सपेंस और रेवेन्यू, चाहे आपके कोई भी हो, चाहे प्रीपेड हो चाहे आपके जो हैं वो एरियर में हो, उन सभी का उस कंसर्न ईयर से अगर कोई है तो उनकी हमें रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। तो ये एक्रूअल बेस कहलाता है, क्योंकि अपने एक जो चैप्टर हमने किया था उसमें 2 प्रकार के बेस थे अकाउंटिंग के। आपका एक था कैश बेसिस और एक आपका था एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस में केवल कैश के रहते थे, एक्रूअल बेस में आपकी उधार की भी, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की सारी लिखते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। अब हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट फोर्थ आपका है अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट। बुक भी साथ में खोल लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कौन से? 3 तो जो है ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में जो लिखे थे वो थे। इसके अलावा भी कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं, हालांकि उनको एएस में अभी नहीं लेके आए हैं। तो पहला आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एंड फोर्थ आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है ये क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि आपका बिजनेस जो है वो एक अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट होता है। हम एक बिजनेस के अकाउंट बनाते हैं, ना कि बिजनेसमैन के। अगर आपने बिजनेस से शुरू किया, दुकान खोली है, तो आप दुकान के अकाउंट बनाएंगे, ना कि आपके। ठीक है, तो अगर आपने जो है इसमें ड्राइंग का, कैपिटल का आपने वर्ड बार बार सुना, तो ड्राइंग होती है जब मालिक बिजनेस से पैसे निकालता है तो भी इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी ड्राइंग की एंट्री की जाती है।
जब मालिक बिजनेस में पैसे डालता है तो कैपिटल के नाम से एंट्री की जाती है। यानी इसका क्यों की जाती है? अगर वन एंड सेम होते तो फिर ड्राइंग और कैपिटल का तो मतलब ही नहीं था। पर ये ड्राइंग और कैपिटल में इसलिए करते हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि बिजनेस एंटिटी एक अलग है। हम बिजनेस के अकाउंट बनाते हैं ना कि किसी पर्सन के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। कि ये जो है एक बिजनेस जो है उसके डेटर्स भी होंगे, उसके क्रेडिटर्स भी होंगे, उसके एसेट भी होंगे, उसकी लायबिलिटी भी होंगे, जिस प्रकार से एक आदमी की होती है ठीक उसी प्रकार से हम बिजनेस को एक आदमी मान के चलते हैं, तभी उसका अकाउंट बनेगा, वरना अकाउंट नहीं बन सकता। इन अदर वर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। यानी आपका जो बिजनेसमैन है, ओनर है, उसको बिजनेस से अलग माना जाता है, वो सेपरेट हम उसको मान के चलते तभी अकाउंट बनेंगे, वरना बनेंगे नहीं। Business unit should have a completely separate set of books, and we have to record the business transaction from the point of view, not from the point of view of the proprietor. हम जो एक सेट ऑफ बुक्स पूरा का पूरा बनाते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल सारे बनाते हैं, वो हम बिजनेस के रूप में बनाते हैं, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या एक बिजनेस को फायदा व नुकसान हुआ, हम एक मालिक को फायदा नुकसान के हिसाब से नहीं बनाते हैं। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। हम उसको एक क्रेडिटर मानते हैं, मालिक को भी हम क्रेडिटर मानते हैं। कितने का क्रेडिटर? जितने पैसे उसने लगा रखे बिजनेस में। क्रेडिटर होता है लेनदार, यानी बिजनेस का लेनदार मानेंगे जितना पैसा उसने बिजनेस में लगा रखा है। ठीक है, द कैपिटल इज ट्रीटेड एज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म बिकॉज इट अज्यूम दैट द बिजनेस हैज बोरोड द फंड फ्रॉम इट्स ओन प्रोप्राइटर इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द आउटसाइडर पार्टीज। कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस ने आपके ओनर से पैसा उधार ले रखा है, ना कि दूसरे पार्टी से। अगर दूसरे पार्टी से उधार लेता तो वही सेम ट्रीटमेंट आपका होता। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट वी आल्सो अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रीट एज इन इट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। और इसी कारण से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ करते हैं। मालिक को हम यानी बिजनेस उसको इंटरेस्ट भी देते हैं कि वो मान के चलते हैं कि वो हमारे से अलग है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल reduces the profit of the firm and at the same time it increases the capital of the proprietor। ये जो है फर्म की जो कैपिटल को घटाती है और आपके जो प्रॉफिट है उसको ये कहता है कि इसलिए हम इसको एक्सपेंस मानते हैं। एक्सपेंस से हमारी कैपिटल जो है वो बढ़ती है और बिजनेस के प्रॉफिट जो घटते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मालिक ड्राइंग करता है, बिजनेस से पैसे निकालता है, तो उससे मालिक की कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो हम इसलिए ये कहते हैं कि बिजनेस जो एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। अब ये एग्जांपल बता रहा है कि देखो कि इस प्रकार से अलग माना जाता है, क्योंकि हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं अकाउंट, ना कि हम प्रोप्राइटर के हिसाब से। इसी प्रकार से जैसे कि आपका जो मालिक है वो जो है कि उसका हाउस है, उसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज़ हैं, उसकी कार है, उसके पर्सनल इनकम है, वो अलग रखे जाता है बिजनेस से, उसकी बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो यानी कहने का हुआ कि मैं बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस का जो एंटिटी है वो अलग मानी जाएगी। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जब बिजनेसमैन कोई पैसा लेता है बिजनेस से तो उसकी एंट्री की जाएगी एज ए ड्राइंग, और जब बिजनेसमैन कोई बिजनेस में पैसा डालता है तो एंट्री की जाएगी एज एन कैपिटल। ठीक है, तो अगर ये एंटिटी अगर इस प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे, सेपरेट एंटिटी के बिजनेस एंटिटी को नहीं मानेंगे, तो आप अकाउंट तैयार कर ही नहीं सकते। और वर्ल्ड वाइड जो है इस बात को एक्सेप्ट किया सभी अकाउंटेंट्स ने, सभी चार्टेड अकाउंटेंट्स ने, कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, उनकी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, एनी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, दैट मस्ट बी मेजरेबल और एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। वो जो है किसी न किसी रूप में आपकी मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। अगर पैसे में हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से मान लो कि आपके दो मैनेजर, उनके बीच में लड़ाई हो गई,
उससे बिजनेस का लॉस होता है, तो लड़ाई की कोई एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। आप वैसे कह सकते हैं कि बिजनेस को 2 लाख का नुकसान होगा इस कारण से, और वो मेजरमेंट नहीं है, हमें अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो जब तक आपका मनी मेजरमेंट नहीं होगा तो बात नहीं बनती। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कि आपका जो है हम ये कहें कि आपके 20 मेज़ और 10 कुर्सियाँ हैं, और वो आप लेके आपको कीमत नहीं पता, तो उसकी हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब कि द ट्रांजेक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, अदरवाइज हम उसके ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं कर सकते। मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस होना चाहिए। एन इवेंट इवन दो इट मे हैव very important for the business will not be recorded in the books of the business until it affect the and can be measured in term of money with a fair degree of accuracy। कि अगर कोई भी इवेंट जो बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है और वो आप अगर पैसे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसकी एंट्री नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग डज नॉट रिक्वायर्स क्वेरल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, पर उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। इट डज नॉट रिपोर्ट दैट स्ट्राइक इज बिगिनिंग एंड डज नॉट रिवील दैट द कंप्यूटर हैज़ प्लेस्ड ए बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट। और हम ये भी अकाउंटिंग में कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि स्ट्राइक शुरू हो गई या कोई हमारा कंप्यूटर आपके पास में आ गया। धन्यवाद। आपका कोई जब कंप्यूटर आपके पास में आ गया तो हम उस चीज़ को जो मैं कहीं पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपकी रिकॉर्डिंग जो तभी होगी जब मनी मेजरमेंट होगा। इट शुड बी रिमेंबर दैट द मनी इज ओनली मेजरमेंट विच एनेबल्स वेरियस थिंग्स diverse nature to be added up together and dealt with. For example, a business on a particular day has 50,000 in cash, 5,000 kilogram of raw material, 10,000 kilogram of finished goods, 5 machines, 100 chairs, 20 fans. All these cannot be added unless expressed in terms of money. अब आपने कहा कि 5,000 किलोग्राम आपका रॉ मटेरियल है, 10,000 किलोग्राम फिनिश गुड्स है, 5 मशीन है, 100 चेयर हैं, 20 पंखे हैं, तो भैया इनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर इनकी कॉस्ट बता दें कि सारे मिला के 5 लाख के हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वरना तो नहीं होगी। यानी कहने का ये हुआ कि जब तक आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेशन मनी नहीं करोगे तब तक ये चीज़ जो है आपके अब जो काम नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। सिक्स्थ इज अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का ये हुआ कि आप प्रॉफिट या लॉस, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस कमाया। अब ये तो पता नहीं कितना प्रॉफिट है कितना लॉस कितने दिन का हुआ, हम उस बात की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि आपका बिजनेस जो अनडेफिनिट पीरियड के लिए चलता रहता है, तो हम अनडेफिनिट पीरियड के लिए हम उससे चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। हम प्रॉफिट निकालेंगे किसी एक साल का निकालेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर का निकालेंगे, FY बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल ईयर। एक आपके FY का निकालेंगे, एक FY का मतलब 12 मंथ्स। और 12 मंथ्स है वैसे तो इंडिया के अंदर तो जब 1 अप्रैल टू 31 मार्च माना जाता है, पर इंडिया में ही पुराने ज़माने के हिसाब से जो आपके पुराने दुकानदार हैं वो दिवाली को नया साल मानते हैं, दिवाली से दिवाली लेते हैं, कुछ लोग होली से होली लेते हैं, कुछ 1 जनवरी से 31 दिसंबर लेते हैं, यानी आपका कैलेंडर ईयर लेते हैं। वो कुल मिला के 1 ईयर होता है वो सारा का सारा, मतलब कहना रही है कि 1 ईयर आपका होता है। ठीक है, तो आपका जो एक फिक्स पीरियड होना चाहिए कि हमने कितने दिनों का प्रॉफिट है कितने दिनों का लॉस हम काउंट करते हैं। ठीक है, एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू indefinitely for long period, the true result of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up। कि पूरा का पूरा असली प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये तो बिजनेस जिस दिन बंद करते उस दिन ही पता चलेगा। बट असर्टेनमेंट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर लॉन्ग पीरियड विल बी ए लिटिल यूज टू द प्रोपरेटर मैनेजर्स एंड द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। कहता है कि अगर इतने सालों में 50 साल बाद बिजनेस बंद होगा तो 50 साल बाद प्रॉफिट या लॉस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो यूजर्स हैं उनको तो हर साल इस चीज़ का फ़ायदा चाहिए होता है। Thus, the entire life of the business is divided into 3 intervals for the measurement of the profit of and loss.
12 months period is usually adopted for this purpose. According to amended income tax, a business has completely to adopt the financial year on 1st April to 31st March, and in the next calendar year, as it is an accounting period. Apart from the companies, those shares are listed in the stock exchange are required to publish quarterly result to depict the profitability and the financial for the month. ठीक है, यानी आपके जो इनकम टैक्स के हिसाब से इंडिया में आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 1st अप्रैल टू 31st मार्च होता है, और जो कंपनीज इन्वेस्टेड की जाती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसी प्रकार से आपके अकाउंट्स को तैयार करें, और उसके साथ साथ में जो है वो आप क्वार्टरली अकाउंट भी तैयार करने के लिए उनको बोला जाता है कि हर 3 महीने बाद में अपने प्रॉफिट या लॉस को वो बताए। ठीक है, तो ये आपका था पीरियड, आपका जो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है ये बोलता है कि भाई आपका जो है अकाउंटिंग पीरियड जो फिक्स होना चाहिए उसी का आपने कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस है आपका निकलेगा। अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड का टाइम ही नहीं है तो फिर उसका कुछ भी नहीं हो पाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, इसका मतलब क्या बना कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस विच वाज एक्वायर्ड, कि एसेट की वैल्यू वही हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में जिस कीमत में हमने उसको ख़रीदा है। आज के दिन हमने उससे, मान लो एक प्लॉट है, आज के दिन हमने उसको खरीदा 10 लाख का, तो इसकी कीमत अब जब तक बिजनेस रहेगा हम इसकी कीमत 10 लाख ही मानेंगे, इसकी हम चेंज नहीं करेंगे। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। आपकी एक दुकान जो है आपके दादा ने शुरू की थी, उस समय 5,000 रुपये की ली थी, तो आज उसकी बुक में वैल्यू 5,000 ही होगी। भले उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई वो बात अलग है, वो जब बिजनेस बेचेंगे खरीदेंगे उस समय की बात होगी, पर बुक्स के अंदर उसकी जो कीमत है 5,000 ही रहेगी, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट वही है, यानी उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही है। ठीक है, तो कहते हैं कि दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स सिंस द एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट रिलेट टू द पास्ट इट इज रेफर टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट। दिस कॉस्ट इज द basis of valuation of the asset in the financial statement. For example, the business entity purchased a building of 20 lakh. It would be recorded in the books at this figure. Subsequently, increase in the decrease in the market value of the building would not be recorded in the books. ठीक है, यानी कि आपने 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी, अब मार्केट में उसकी रेट कम हो गया, ज़्यादा हो गई, हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इफ़ 2 years later द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग शूट्स अप 60 लाख, अगर शूटअप हो जाती है 60 लाख की, the increased value will not be ordinarily recorded in the books of account. हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको एंट्री नहीं करते हैं। तो ये आपका कह रहा था हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ए कंसेप्ट। इसके कुछ जस्टिफिकेशन क्या है, फ़ायदे क्या हैं इसके? तो पहला कहता है कॉस्ट इज दिस कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल बिकॉज कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्चुअल ट्रांजेक्शन नॉट द आर्बिट्रली डिटरमाइंड, कि ये जो है आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है कि आपने ये कॉस्ट किस कीमत पे खरीदी थी, क्योंकि उस दिन आपने उसकी पेमेंट की होगी। सेकंड कहता है कि इट जस्टिफाई बाय द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट विच अज्यूम दैट द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज इंडेफिनेटली एंड दस देयर इज नो नीड ऑफ द करंट वैल्यूज और लिक्विडेशन ऑफ वैल्यूज। कि दूसरा जो है आपका ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इस बात को स्वीकार करता है कि बिजनेस लंबे समय तक चल रहा और चलता रहेगा। ठीक है, और इसी पर डेप्रिसिएशन अगर लगेगा। मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ द एसेट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, मुश्किल है, हर रोज़ वैल्यू बदलती रहती है, तो हम हर रोज़ इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। कहते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट में चेंज टाइम टू टाइम एंड विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप द ट्रैक ऑफ एवरी अप एंड डाउन। ठीक है जी, तो ये आपके पास थी कुछ कमियाँ थी। कमियाँ जो है वो ये कि जो है इसमें आपका एसेट विच नथिंग टू पेड नेट बी रिकॉर्डेड, कोई ऐसी एसेट है जिसका हमने कुछ पेमेंट ही नहीं की। और कई बार ऐसे होते हैं कि वो एसेट हमें मिल जाती हैं पर उन्हें पेमेंट नहीं की, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तभी जब पेमेंट करेंगे, तो ये गलत बात है। और कहता है कि इन्फ्लेशन के दौरान में जो है आपका प्रॉफिट लॉस है वो सीरियसली जो डिस्टोर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका पता नहीं वैल्यू कितनी बढ़ जाती है पर आप कुछ दिखा नहीं पाते हैं। और इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है वो आपका यूज़फुल होती है मैनेजमेंट और
इन्वेस्ट क्रेडिटर्स के लिए, बाकी दूसरों के लिए इसका कोई यूज़फुल नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपके मैंने 7 आपके पास में जो है अब तक डिफाइन किए हैं। तो आज मैंने डिफाइन किया कि एंटिटी कंसेप्ट का बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वी प्रिपेयर द अकाउंट्स ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द business, not on the point of view of owner. Money measurement concept means all the transactions must be measurable in terms of money. If it is not measurable in terms of money, then there will be no use, that cannot be recorded in the books of account. Accounting period concept means there must be fixed accounting period concept that may be of 12 months, and according to the income tax, there will be the financial year of from 1st April to 31st March, and there will be the preparation of एवरी क्वार्टर अकाउंट्स हर क्वार्टर हर 3 महीने बाद प्रिपेयर करना पड़ा, इनकम टैक्स ऐसा बोलता है। और कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ द एसेट शुड बी रिकॉर्डेड विच इज़ ओरिजिनल ऑफ नेचर, मीन्स जिस समय मैंने खरीदी थी उस समय हम इसको उस कॉस्ट का हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू को। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं। एनी पॉइंट एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? अगर कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलो जी ठीक है, नहीं तो